देखो भाई, लास्ट टाइम ना मैंने एक छोटा सा टॉपिक कराया था, और वो टॉपिक का नाम था मेरा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। जाते जाते एक टॉपिक रहा छोटा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला। अब उसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ मेरे से बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या निकालने को बोल रहा है ये बोल रहा है कि भाई मुझे क्या निकाल के दिखाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन दिखाओ बस। तो मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था दो तरीके से आप निकाल सकते हो, बाय यूजिंग अ ग्रॉस प्रॉफिट और बाय यूजिंग अ नेट प्रॉफिट। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो मेथड मुझे यूज करना पड़ेगा वो कौन सा यूज करना पड़ेगा, जो भी डाटा गिवन है वो स्टार्टिंग में गिवन क्या है, मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है ना। तो अगर मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है तो मुझे नेट प्रॉफिट को यूज करके अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। दिस इज द एडिशनल क्वेश्चन जो पिछले एडिशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा को क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में से मैं क्या यूज, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मैं नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करूंगा। देखो, अब नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए मुझे कंडीशन देखनी पड़ेगी। जितनी भी आइटम्स गिवन है ये सारी की सारी, इन सभी आइटम में अगर कोई भी ऐसी आइटम मिल जाती है जो कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब जिसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा। कैसे पता लगेगा कि कौन सी है, जैसे पहली आइटम क्या है इसके अंदर, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। अपॉइंट है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, क्या मेरे बिजनेस का आइटम है, ऑन सेल ऑफ मशीन। आप बिजनेस करते हो, आपने अपने बिजनेस में मशीन्स लगा रखी हैं, ठीक है, तो इनको बेचते टाइम ना फायदा हुआ था, क्या ये आपके बिजनेस का पार्ट है, ऑपरेशनल है। बिजनेस में सामान बेचना हो सकता है आपका, सामान अगर आप बेच रहे हो तो सामान बेचकर जो पैसा कमाओगे वो तो आपका प्रॉफिट हो गया, लेकिन मशीन बेचना थोड़ी काम है हमारा, मशीन तो फिक्स एसेट्स का पार्ट है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है मेरी, ये क्या है मेरा, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो इसको हटाते टाइम क्या करना पड़ेगा, पास्ट में चेक करो, पहले मैंने इसे प्लस किया होगा माइनस किया होगा, प्लस किया होगा, अब इसे हटाएंगे तो क्या होगा मेरा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाओ, नेक्स्ट डोनेशन। क्या डोनेशन देना हमारे बिजनेस में बिजनेस का पार्ट है या नहीं है, नहीं, ये तो एक्स्ट्रा चीज है हमारे पास। तो पिछले बार मैंने इसको माइनस किया था प्लस किया था, भाई डोनेशन दिया है तो खर्चा वर्चा हुआ होगा, ऐसे हो जाता है ना मेरे से। पहले मैंने माइनस किया था, अब हम क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। देन उसके बाद अगला आइटम क्या है, रेंट रिसीव हुआ है। अच्छा, अगर रेंट रिसीव हुआ है तो ये मेरा बिजनेस का पार्ट है या नहीं है, नहीं। ठीक है, तो पहले प्लस किया था, अब अगेन माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने बैंक से कर्जा ले रखा है, उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, तो ये बिजनेस का पार्ट है या नहीं है, ठीक है, ये नहीं है मेरा बिजनेस का पार्ट। दैट मींस पहले हमने क्या किया था इसका, पहले मैंने इसको एक्सपेंस की तरह माइनस किया होगा, अब हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। बस हो गई हमारी सारी आइटम। अब सबको उठा के सबकी वैल्यूज फ्रेम कर लो, तो ये कितने रुपए का है, 1,00,000 रुपए का। गेन हमारा हुआ था 15,000 रुपए का। डोनेशन हमें मिला था कितने का, 2,000 रुपए का, जो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देन उसके बाद डोनेशन, डोनेशन ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट रेंट रिसीव। अब रेंट रिसीव हुआ तो पहले माइनस प्लस किया था, अब इसे माइनस करके यहाँ डाल देंगे 10,000 रुपीज। देन उसके बाद 20,000 रुपए का, ये हो गया मेरा नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, अब बताओ कितनी वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास, सारी वैल्यू मिलाकर, सब कुछ वैल्यूज प्लस करने के बाद फाइनल अमाउंट कितना निकल के आ रहा है। हम्म, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ये प्लस करेंगे ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट ये प्लस करेंगे। ठीक है, ये प्लस हो गया। बाकी आइटम कितनी आने वाली है, देखो प्लस प्लस वाली वैल्यूज कितनी है, 1,00,000 और 1,20,000 रुपये। तो प्लस का कितना है, 1,20,000। नेगेटिव कितनी है, अच्छा 2,000 रुपये, तो 1,22,000 रुपये आ रही है। नेगेटिव वैल्यू कितनी है, 25,000 रुपये। ठीक है, माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर 97,000 रुपीज का हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, 3 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, आएगा जरूर, क्योंकि इस साल ही ये क्वेश्चन ऐड हुआ है, और पिछले साल भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 1 मार्कर और 3 मार्कर के लिए क्वेश्चन ये डिजाइन होते हैं, चाहे 1 नंबर का आएगा चाहे 3 नंबर का आएगा, बट मिलेगा आपको, थोड़ा सा जरूर मिलेगा। डन, चलो अब आ जाओ सीधा अगले टॉपिक के ऊपर। ये तो छोटा सा एक ही क्वेश्चन था हमारे पास। अब इसके बाद सीधा अब आएंगे हम लोग किसके पार्ट के ऊपर, जहां पर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अपने पास बैलेंस शीट। तो देखो, बैलेंस शीट एग्जैक्टली कैसे बनती है, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पार्ट क्या लिखोगे आप, एज ऑन। भाई किस डेट पर बैलेंस शीट बना रहे हो आप, तो बैलेंस शीट बनती है हमेशा किस डेट पर, साल के एंड पर, जो भी ईयर एंड है आपका, चाहे वो 31 मार्च वाला हो चाहे वो दिसंबर वाला हो।
जब भी मेरा साल खत्म होगा हम उसके अकॉर्डिंगली अपना फ्रेम करेंगे डिटेल्स बैलेंस शीट का। तो फॉर्मेट कैसे बनता है, सिंपल सा वही P&L अकाउंट वाला फॉर्मेट छोटा सा, ठीक है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड आपकी बस, ठीक है। तो इतना बड़ा बनाने की खास रिक्वायरमेंट नहीं होती आपके लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ये रुपीस, बस बैलेंस शीट में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस शीट के अंदर साइड्स जो होती है ना वो अपोजिट होती हैं। अकाउंट के अंदर क्या होता है, डेबिट साइड कौन सी होती है, लेफ्ट वाली होती है अकाउंट के अंदर, लेकिन बैलेंस शीट में उल्टा होता है, ये होती है क्रेडिट और ये होता है डेबिट। इसका रीजन क्या है, रीजन है कि बैलेंस शीट ना अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट, ये हमारे लिए एक स्टेटमेंट का काम करती है, अकाउंट नहीं है ये। इसीलिए आपके पास इसमें डिटेल्स अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड होती है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बाय डिफॉल्ट, क्रेडिट, और एसेट्स का डेबिट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाटा रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो लायबिलिटीज में क्या क्या रिकॉर्ड करोगे आप, सबसे पहले सेगमेंट में कैपिटल, और कैपिटल हमेशा रिकॉर्ड होगी इंटरनल कॉलम के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर से अगर किसी भी तरीके का पर्सनल यूज अगर में सामान निकाला गया है, पैसा निकाला गया है, कुछ भी निकाला गया है, तो माइनस करेंगे। देन प्लस और माइनस जो भी हमने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया, अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो प्लस, लॉस कमाएंगे तो माइनस, फिर फाइनल अमाउंट डाल देंगे बाहर वाले कॉलम में। देन इसके बाद आ जाओ एक्स्ट्रा, ये तो क्या, ये लायबिलिटी कौन सी है, इस लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी, जो कैपिटल वाली होती है, क्योंकि कैपिटल में लायबिलिटी है ना एक तरीके का, लेकिन पैसा किसका है, सारा ये पैसा मालिक का है, इसीलिए इसे इंटरनल कहा जाता है। अब इसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज आएंगी वो सब कौन सी हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब बाहर वालों से कर्जा जो ले रखा है, क्या क्या है, आपने क्रेडिटर्स हो गया आपके पास, लोन वगैरह हो गया, ठीक है, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह हो गया, कोई एडवांस इनकम हो गई तुम्हारे पास, किसी भी तरीके की कोई लायबिलिटी होगी तो वो हम कहाँ डाल देंगे, सीधा आउटर कॉलम में डाल के वैल्यूज फ्रेम कर देंगे। डन हो गया। अब आ जाओ एसेट साइड पे, तो एसेट्स साइड पे कौन कौन सी वैल्यूज रिकॉर्ड होती हैं, एसेट्स में भाई बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं तुम्हारे पास क्या क्या होंगे, भाई लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, फर्नीचर हमारे पास एक एसेट्स है, ठीक है, हमारे पास अगर बात करूं भाई मेरे पास क्या क्या चीजें, प्लांट एंड मशीनरी भी मेरे पास एक एसेट्स है एक तरीके का, ठीक है। उसके अलावा भाई फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अवेलेबल है, बहुत सारे एसेट्स है, जितने भी डाल दो आप एसेट्स वगैरह में, बहुत सारे एसेट्स देखने को मिल जाते हैं। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हो गया, कैश में बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है, कुछ पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, वो भी तुम्हारा एसेट्स है, ठीक है। डेटर्स में अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक सामान जो बिका नहीं आपका साल के एंड में, वो भी आपका एसेट्स का पार्ट हो गया। तो दीज आर काइंड ऑफ एसेट्स जो आप रिकॉर्ड करोगे, जितने एग्जांपल लिखने हैं उतने एग्जांपल डालते रहो। भाई एक्सपेंसेस हो गया प्रीपेड वाला, तो ये भी हम डाल देते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, एट लास्ट जब आप इसे टोटल करोगे ना, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचता, ये आपका एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ रहा है दैट मीन्स आपकी पूरी मेहनत सफल है। आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने बनाया वो भी इसके बाद बनेगा, मतलब ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया वो भी आएगा, और बैलेंस शीट आएगी, ये भी आएगा। तो बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा। ट्रायल बैलेंस के बाद ये सारी चीजें बनती हैं। हाँ टोटल मैच करता है ट्रायल बैलेंस की तरह, इसका भी मैच होना जरूरी है, दोनों साइड सेम आएंगी आपके पास। नहीं आई, नहीं, इसमें सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हैं, ये मैच करना ही चाहिए आपका। अगर मैच नहीं करा इसका मतलब क्वेश्चन आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक वगैरह कहीं ना कहीं कर रखी है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं एक। तो क्वेश्चन एक बार देख लो, पहले नोट कर लो सारे एक बार अच्छे से, कितनी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी जो आपने कवर अप किया है उसका बैलेंस शीट का क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, तुम्हारे लेटेस्ट एडिशन में क्वेश्चन नंबर 19 है ये, ठीक है। देखो डिटेल्स दी हुई है आपको, क्वेश्चन की डिमांड सिंपल सी है, क्या बोला भैया बैलेंस शीट बना के दिखाओ, कौन सी वाली, 31 मार्च 2025 वाली। अब इनिशियली क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल का लायबिलिटी में डालेंगे, और कैपिटल हमेशा ध्यान रखना इंटरनल कॉलम में ही रिकॉर्ड होगा, 5 लाख रुपए का। देन उसके बाद ड्राइंग्स गिवन है, और ड्राइंग्स इसी का पार्ट है, तो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस करना है, अलग से कहीं रिकॉर्ड नहीं करना। तो 44,000 रुपीज़ का मेरा ड्राइंग्स हो गया, माइनस करके वैल्यू अंदर लिख लो चाहो तो, या फिर बाद में एक साथ प्लस माइनस कर लेना, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं। देन इसका क्वेश्चन क्या गिवन है, डेटर गिवन है। अब डेटर्स मेरा एसेट्स का पार्ट है, तो यहाँ का डाल देंगे, एसेट्स में डाल देंगे 64,000 रुपीज़ का। देन उसके बाद मुझे गिवन है क्रेडिटर। अब इसके नीचे ना एक लाइन छोड़नी है आपको, क्योंकि आपको क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो भी आएगा यहाँ पे प्लस माइनस करना पड़ेगा, नेट लिख के छोड़ दो। उसके बाद सीधा क्या लिखेंगे हम लोग इधर, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड। देखो वैसे भी पता है आपको, ये क्रेडिट साइड पे लिखिए, क्या लिखा है, क्रेडिट लिखा है ना, तो जितनी भी आइटम इस तरफ गिवन है, ये या तो क्रेडिट वाली जो आइटम है वो या तो इनकम बनेंगी, या तो क्या बनेंगी,
लाइबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, डेबिट वाली जितनी भी आइटम है तुम्हारे पास, इनका क्या क्या यहाँ क्या क्या हो सकता है, या तो ये सारे एक्सपेंस होंगे, या तो ये क्या होंगे हमारे एसेट्स होंगे, बस और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें अगला आइटम क्या था मेरा, कैश इन हैंड, कहाँ गिवन है, डेबिट साइड पे है, तो डेबिट में तो क्या डालेंगे इधर, एसेट्स में डाल देंगे 3,600 रुपए का। कैश एट बैंक लिखा है, तो बैंक लिखा है तो बैंक में पैसा पड़ा है मेरा, तो ये भी मेरा एसेट्स का पार्ट हो गया 72,000 रुपीज का, ये भी डाल देंगे। देन प्लांट अगेन डेबिट साइड पे गिवन है, तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का एसेट्स है, तो ये भी इधर आ जाएगा। देन फर्नीचर, तो फर्नीचर भी हमारा यहीं डाल देंगे इधर, फर्नीचर हमारा कितने का आ गया, 37,000 रुपीज। देन नेट प्रॉफिट गिवन है इस बार, तो नेट प्रॉफिट में वैल्यू यहाँ डाल देंगे, प्लस करेंगे इसे, प्रॉफिट हुआ इसलिए, और प्रॉफिट कितना है 16,600 रुपीज, तो वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास 5,72,600 रुपीज। अब जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या, तुम्हारी सेविंग है, और ये सेविंग किसकी है, मालिक की है, तो मालिक का पैसा लाइबिलिटी में जाता है, तो वो एक तरीके से हमारा बिजनेस का पार्ट, रिजर्व वगैरह सब यहीं आएगा। ठीक है, तो रिजर्व किधर है, क्रेडिट साइड। यार वैसे भी देखो आप, ये किस तरफ गिवन है रिजर्व, यहाँ गिवन है ना क्रेडिट साइड, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड ही जाएगा, और इनकम तो है नहीं हमारे लिए ये, तो पैसा बचा हुआ है, तो अगर ये जनरल रिजर्व ना होता तो क्या, तो ये वैल्यू कहाँ होती, प्रॉफिट में होती, तो प्रॉफिट में नहीं है, इसीलिए अलग से डाल देंगे हम लोग किस नाम से, रिजर्व के नाम से। देन क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड पे गिवन है, विच मींस ये हमारा क्या है, एसेट्स का पार्ट, और वैसे भी स्टॉक हमारा एसेट्स ही है, बिकॉज सामान जो बिका नहीं है वो है तो ऑफिशियली बिजनेस का ही, 2,48,000 रुपीज। नीचे से 2 लाइन का गैप देने के बाद फिर बैलेंस करना, बिकॉज कभी कभार होता है कुछ आइटम मिस हो जाती है, तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए, बीच में ना घुसानी पड़े। ठीक है, इसीलिए यहाँ सबको उठा के बैलेंस कर लो, बैलेंस कर टोटल निकाल लो, टोटल करके आपका वैल्यू मैच करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो चेक करना पड़ेगा कि भैया कहाँ दिक्कत कर दी। ठीक है, तो ये आ रहा है 6,24,600 रुपीज। सिमिलरली इधर भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये आ रहा है मेरा कितना, 3,600 रुपए की वैल्यू, 172,000 रुपीज की वैल्यू, देन 37,000 एंड देन 2,48,000 रुपीज। ठीक है, 1,00,000 रुपए का डिफरेंस है, और ये 1,00,000 का डिफरेंस आएगा, कितना क्या रह गया, प्लांट ऐड नहीं किया था, चेक कर लेते हैं, दोबारा कर लो, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, 64, 3,600 प्लस 1,72,000 रुपीज़ का अमाउंट, अच्छा नहीं मैंने किया नहीं था उसमें, सही बात है, 36 एंड उसके बाद 2,48,000। ठीक है, 1,00,000 रुपये क्या छोटा, कुछ क्वेश्चन में है कुछ, 1,00,000 रुपये का अमाउंट हुई, अच्छा नहीं यार ये गलती, हाँ ये सही है, यही आएगा टोटल 5,24,600 आएगा, बताता हूँ क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ना यहाँ पे ये माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट है ये बनेगा आपका 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 लाख आएगा ना, 4,56,000, ये भी 4 लाख ही आनी चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा 5,24,600 रुपीज। मैच कर रहा है, मैच ना करे तो ढूंढो गलती क्या है, मिल जाएगी आसानी से, नहीं मिलेगी तो फिर छोड़ देना, ज्यादा गड्ढे मत खोदना कि कहाँ गलती है, क्योंकि पता है क्या है, इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आपने मिस्टेक्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया, तो वो बहुत टाइम ले जाएगा, इतने में आप पूरा क्वेश्चन दोबारा कर दोगे, इतना टाइम ले जाता है। तो अगर गलती है, छोटी मोटी मिस्टेक्स आ रही है तो ढूंढ लो। 1,00,000 मिस्टेक्स था मेरा, मैंने पूरे क्वेश्चन पहले ही चेक किया, 1,00,000 की कोई वैल्यू तो नहीं है, 1,00,000 की वैल्यू मुझे मिली नहीं, फिर छोटी छोटी कैलकुलेशन चेक करी, मिल गई, मिस्टेक हो गया काम। लेकिन मेजर मिस्टेक आ रही है और वो वैल्यू भी नहीं मिल रही है आपको, तो ज्यादा टाइम मत लगाओ, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, मैच हो गया अच्छी बात है, 6 में से 6 मिलेंगे, मैच नहीं हुआ तो 6 में से 4 तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ और गलती ढूंढने लग गए, और उस गलती ढूंढने में आपके लग गए 15 मिनट, और 15 मिनट बाद आपको गलती मिल भी गई, तो पता है कितना नंबर पेपर छूटेगा आपका। इस 15 मिनट में आप आराम से, 15 मिनट के अंदर आप आराम से कम एक 6 नंबर का क्वेश्चन और कर सकते थे, तो 2 नंबर बचाने के चक्कर में 6 नंबर का लॉस हो गया, कहीं समझदारी नहीं है। ठीक है, तो उस चक्कर में ये गलती मत करना बस। ठीक है, से लिख लो। अब एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में अवेलेबल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन कह सकते हो, आपके स्कूल में अगर टेस्ट होगा ना, टेस्ट के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहला पार्ट, लिसन अप, क्या करना है, सबसे पहला पार्ट क्या करोगे आप, फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट कैसे बनेगा आपका, सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों हमेशा साथ में बनाना। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ना आपको छोटा सा हैक देने वाला हूं, इस चैप्टर का क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा,
6 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 6 में से 6 मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ जी, 6 में से 6 मिलेंगे, बट थोड़ा सा फोकस हो जाओ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं हिलना चाहिए अगर 6 में से 6 चाहिए तो, अदरवाइज जो कर रहे हो करते रहो, ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहला पार्ट दोनों के फॉर्मेट ड्रॉ कर लो बढ़िया तरीके से। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ आइटम जो है वो मैंडेटरी हैं, आते ही आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, देन उसके बाद इधर से परचेजेस, देन माइनस परचेज रिटर्न, उसके बाद इधर अपने पास आएगा सेल्स, देन माइनस सेल्स रिटर्न, देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। तो इतनी तो आइटम मैंडेटरी होती ही होती है मेरे पास। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, और ट्रेडिंग अकाउंट में मैक्सिमम बच्चों का क्लास में मैच कर जाता है, दिक्कत नहीं आती है। तो क्या करोगे, पहले इनको ही ढूंढ लो पूरे क्वेश्चन में। देखो यहां से मुझे क्या मिला, सेल्स एरा, पहला पॉइंट, सेल्स कितना है 9,20,000 रुपीज का, ठीक है, 920 का ये मेरे को सेल्स गिवन है। देन उसके बाद अगला पॉइंट क्या मुझे मिला, परचेजेस, तो परचेज कितना है मेरा 5 लाख रुपए का, ये मिल गया। देन सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न कितना है 10,000 का, मिल गया। अब जैसे सेल्स रिटर्न मिला तो नेगेटिव वैल्यू उठा के बाहर डाल दो, 9,10,000 रुपए की। उसके बाद स्टॉक, कौन सा स्टॉक है, दिस इज द ओपनिंग स्टॉक, कितने रुपए का है 1 लाख रुपए का, तो वैल्यू 1 लाख की आ गई। देन उसके बाद ड्रॉइंग्स, अब ड्रॉइंग्स इसमें नहीं आता, वेजेस किसमें जाएगा, इसी का पार्ट है, ट्रेडिंग का ही पार्ट है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, क्वेश्चंस भी किए तुमने काफी सारे। तो वेजेस कितने का है मेरा, अगेन 1 लाख रुपीज का। देन उसके बाद कैरेज में इनवर्ड लिखा हुआ है इसके आगे, तो इनवर्ड हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट होता है मेरा, तो ये भी हम यही डालेंगे कैरेज का इनवर्ड वाला। अच्छा अगर आउटवर्ड होता तो पीएनएल में आता, इसमें नहीं डालते फिर हम उसे। तो ये कितना है 5,000 का। उसके बाद सैलरी, ये पीएनएल का पार्ट है, ये भी पीएनएल, ये भी पीएनएल, परचेज रिटर्न ये तो यहीं आएगा। परचेज रिटर्न कितना है 5,000 रुपए, ये हम डाल के इसको वैल्यू निकाल लो, ये आ गया तुम्हारे पास 4,95,000 का। देन परचेज रिटर्न हमारा हो चुका है। अगला डेटर, एसेट्स, एसेट्स, पीएनएल, पीएनएल, लायबिलिटी। देन तो मेरा ट्रेडिंग कंप्लीट है। ट्रेडिंग कंप्लीट करते ना क्या करोगे, नीचे से कम एक लाइन का गैप होना चाहिए इधर, ठीक है, और सेम लाइन में से बैलेंस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिला क्योंकि ये मिलता है हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे, ये रहा, हमेशा ये बाहर मिलेगा ट्रायल बैलेंस के। तो कितना गिवन है ये 2 लाख रुपए का। और जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगी, ध्यान रखो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या मटेरियल है, ये वाला सारा मटेरियल ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये वाला, ये पूरा ट्रायल बैलेंस है। इस मटेरियल की रिकॉर्डिंग केवल और केवल एक जगह होती है, बस वंस, चाहे वो ट्रेडिंग, चाहे वो पीएनएल, चाहे वो बैलेंस शीट। लेकिन जो भी मटेरियल आपका यहाँ बाहर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, इसे हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोल लो इसे आप, या फिर बोलो एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 2 जगह होगी, कम से कम 2 जगह। एक जगह तो मेरी क्या हो गई, प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक के लिए ट्रेडिंग, दूसरा एसेट्स में, एक यहाँ जाता है। तो जो सामान बिका नहीं है वो है तो हमारे ही करंट ईयर में, तो वो हमारा एसेट्स का पार्ट भी बन जाता है, यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन जैसे ही मेरा ये वाला सेक्शन बन गया ना, अभी मुझे क्या करना है, अब हमें इनको एक बार कैलकुलेशन कर लो कि ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लो प्रॉफिट या लॉस, कुछ निकला है आपका, कितना निकला है कैलकुलेट कर लेते हो। भाई ये कितना आ रहा है मेरे पास 11,10,000 रुपए, ये भी इतना आना चाहिए सेम 11,10,000 रुपए ना। एक बार चेक कर लो कितनी वैल्यू आ रही है। तो भाई यहाँ से कितनी वैल्यू आने वाली तुम्हारे पास 11,10,000 माइनस 1 लाख रुपए और माइनस ये 6 लाख रुपए, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है मेरी 4,10,000 रुपए की। क्या है ये है मेरा जीपी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। अब जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट आया ना, इसको हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला सेगमेंट क्या है, ये है मेरा पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल का इस तरफ ट्रांसफर करोगे आप इसे, किस नाम से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ना, प्रॉफिट है तो यहाँ प्रॉफिट कितना आ गया 4,10,000 रुपए का। देन अब देखो, अब एक एक करके ऊपर से एक एक आइटम उठा लो, केवल एक एक आइटम, कौन कौन सी, पहला कैपिटल कहां जाएगा, अब 2 अकाउंट बचे ना आपके पास, क्या बचा, पीएनएल बचा और बैलेंस शीट बची, तो पीएनएल और बैलेंस शीट में से कैपिटल कहां जाएगा, यहां बैलेंस शीट में अंदर डाल दें। कितनी वैल्यू है ये 3,60,000 रुपए की। उसके बाद क्या है, मशीनरी, ये कहां जाएगा एसेट्स में, तो एसेट्स में डाल देते हैं सीधा सीधा वैल्यू, ठीक है। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी कितने का मेरा ये 70,000 रुपए का। उसके बाद अगला आइटम क्या है मेरा सेल्स, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो कैपिटल में से माइनस करते हैं,
तो ये हम डाल देंगे इधर। ड्रॉइंग्स में कितना अमाउंट है 40,000 रुपीज का, माइनस करके फाइनल अमाउंट 3,20,000 रुपीज आ गया। उसके बाद ये भी हो गया, वेजेस हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद सैलरी, अब सैलरी किसका पार्ट है, एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो ये चलो भाई आ जाओ टॉपिक पे दोबारा से। देखो कितना आइटम गिवन है मेरे पास, सारा का सारा मटेरियल में। नाउ सैलरीज हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हमारा आ गया सैलरीज एक्सपेंसेस के अंदर। तो सैलरी हमारा कितने का है 60,000 रुपीज का। उसके बाद अगला आइटम जनरल एक्सपेंस, और एक्सपेंस दिया है तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस में ही आएगा। तो एक्सपेंसेस हमारे पास कितने का होगा जनरल एक्सपेंस में 20,000 रुपए का। उसके बाद रेंट, अब रेंट देखो रेंट रिसीव भी होता है और पे भी करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट आप उसे कहां डालोगे, पेमेंट में डाल दोगे। अगर गिवन नहीं है तो कितना अमाउंट है 50,000। ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी। डेटर्स एसेट्स का पार्ट है तो हम डेटर्स को कहां डाल देंगे, एसेट्स में डाल देंगे। कितने का अमाउंट है, रिसीव हुआ है तो जाहिर सी बात है वो इनकम का सेगमेंट हो गया, और इनकम हमारी कहां जाती है क्रेडिट साइड पे चली जाती है। ठीक है, देन उसके बाद कैश अगेन हमारा एक एसेट्स का सेगमेंट है तो इसे एसेट्स में डाल देंगे 40,000 रुपए का अमाउंट। कैरेज, अब कैश हो गया, कैरेज आउटवर्ड है, खर्चा होता है तो खर्चे खर्चे की लिस्ट में डाल दो कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कितने का है 20,000 रुपए का है कैरेज आउटवर्ड। एडवर्टीजमेंट अगेन एक खर्चा हो गया मेरे लिए, तो ये हम डाल देंगे एडवर्टाइजिंग, खर्चा है कितने का 20,000 रुपए का। उसके बाद अगला आइटम क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा गैप देके, क्योंकि नेट प्रॉफिट वगैरह लिखेंगे हम लोग इसके अंदर। क्रेडिटर्स कितने का है 50,000 का। ठीक है, नीचे क्लोजिंग स्टॉक में डबल इफेक्ट लेना था, ले लिया हमने पहले ही। अब देखो इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या लगता है इनमें से यहां से कोई भी आइटम मिस हो सकती है, या फिर यहां से कोई आइटम मिस हो सकती है आपकी। और अगर एक भी आइटम मिस नहीं है, सारी आइटम सही जगह पे अगर आपने ट्रांसफर की हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं अगर आप कैलकुलेशन एरर ना करो इसके मैच होने के 100%। ठीक है, तो चीजें आपको इसी तरीके से मैनेज करनी है ताकि गलती के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाए आपके। ठीक है, तो गलती के चांसेस अगर बिल्कुल जीरो रहेंगे तो हमारा काम तो वही चाहिए। ठीक है जी, कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस करे कितना आ रहा है 170, 170 माइनस करो फाइनल अमाउंट कितना बचेगा 2,40,000। क्या है ये, दिस इज नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कहां लिखोगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आएगा 240, प्लस कर देंगे फाइनल अमाउंट 5,60,000 रुपीज। दोनों साइड को प्लस कर लो तो ये 610, और ये भी कितना आ रहा है 610, सेम आ गया। इसका मतलब क्या है सब कुछ करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट अपने आप मैच हो जाएगा। ठीक है, और लिटरली अगर आपका बैलेंस शीट मैच हो गया ना तो क्लास में अलग लेवल की खुशी मिलती है इस चैप्टर के अंदर कि भाई 6 के 6 पूरे हो गए। ठीक है, अगर